सेंटर ऑफ मास। अब नेक्स्ट है जैसे एग्जांपल 16 है हमारे पास में। एग्जांपल 16 में क्या कह रहा है देखो। A block of mass m is connected to another block of mass m by a massless spring of spring constant k. The blocks are kept on a smooth horizontal plane and are at rest. The spring is unstressed when a constant force F starts acting on the block of mass capital M to pull it. Find the maximum extension of the spring बताना है। यानी ऐसा है, ये ग्राउंड है, और ये ब्लॉक है, ये हेमस का है और ये स्प्रिंग है, इससे अटैच है। सब ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। ठीक है, हम देख रहे हो कि इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ एफ ही है। इसका मतलब इसके सेंटर मास का एक्सेलरेशन हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। तो एफ, क्योंकि हमें मालूम है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इनटू एसीएम वेक्टर होता है। यानी क्या हो गया, एफ इक्वल टू टोटल मास है सिस्टम का एम प्लस एम, क्योंकि स्प्रिंग जो है इक्वल टू एसीएम, यानी एसीएम हमारे पास में आ गया एफ बाई एम प्लस एम, एफ बाई एम प्लस एम। ठीक है, तो ये हमारे पास आया एसीएम इक्वल टू एफ बाई एम प्लस एम। अब सेंटर मास का एक्सेलरेशन ये करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सेंटर मास की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो यहाँ क्या होगा, जब हमने अगर इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक पर फोर्स एफ लगा रखा है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ राइट साइड में क्या करेगा, इसको पुल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। तो मान लो किसी जनरल टाइम टी की बात करें, क्योंकि ये तो टी इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, तो एट टाइम टी। तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक चलो टी इक्वल टू 0 पे बात करते हैं अभी, टाइम क्या है ना। तो अगर मैं सेंटर मास फ्रेम में जाके बात करता हूँ, तो सेंटर मास मान लो यहाँ कहीं है, यानी सिस्टम का सेंटर मास यहाँ कहीं है, टू ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे, सेंटर मास यहाँ कहीं है। तो अगर मैं सेंटर मास के रेस्पेक्ट में जाता हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू
COM, तो आप देख रहे हो कि COM तो एक्सलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? और ये भी स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पर ही है, तो क्या होगा? इसको शूडो फोर्स लगेगा, इसको शूडो फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा? इसका मास इनटू ACM ना, इसको भी शूडो फोर्स इधर लगेगा, कैपिटल M इंटू ACM ना, लेकिन इस पर रियल फोर्स F ही है, वो तो रहेगा क्योंकि रियल फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं। अब इसका सेंटर मास के रेस्पेक्ट में चाहिए तो सेंटर मास क्या हो गया अब यहाँ, अब ये रेस्ट पर आ जाएगा, तो ये रेस्ट पर आ गया, ठीक है, ये लिख लो पहले। लिख ले सब लोगों ने? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, इस पर देखो, नेट जो इधर फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है F1, और इस पर जो नेट फोर्स इधर मिल रहा है वो F2, मतलब F1 क्या है यहाँ, F माइनस M ACM, तो ये जाएगा F माइनस F बाई, है ना, और ये कैपिटल M है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो आप देखो रहे कि F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में M F बाई M प्लस F। उसी तरह आप F2 देखो, M इंटू ACM, रियल फोर्स तो है नहीं इसके ऊपर, तो क्या M F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब ध्यान से देखो यहाँ F1 ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो F1 के इक्वल आ रहा है, यानी सेंटर मास फ्रेम में आप देखोगे तो नेट फोर्स क्या सिस्टम पे 0 होना ही चाहिए, तभी तो सेंटर मास रेस्ट पर है। तो आप देख रहे हो कि इधर स्मॉल m पर F1 जो F2 जो फोर्स लग रहा है वो, और इस पर जो नेट फोर्स F1 आ रहा है कैपिटल M पर, दोनों क्या यहाँ इक्वल है, ठीक। और अभी अभी इस केस में जो स्प्रिंग है, क्योंकि T इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो ये अपने नेचुरल लेंथ पर है, L लेंथ पर, ठीक है, ये लिख लो पहले।
लिख लिया ना? अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास में F1 इक्वल टू M2, F2 इक्वल टू MF बाई M प्लस M, यही है। अब दोनों साइड फोर्स इस पर क्या है, सेम है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स को खींच रहे हैं, है ना। ये इसको इधर लेके जा रहा है, ये फोर्स इसको इधर लेके जा रहा है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, क्योंकि अभी आप देखो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा कि फाइनली वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। तो ये इसको क्या कर रहा है, खींच के लेके जा रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ। अब आप कहेंगे सर वेलोसिटी कैसे जीरो होगी, फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, बिल्कुल है, क्योंकि इसको फोर्स राइट साइड में जब लग रहा है तो वेलोसिटी इस ब्लॉक की क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी ब्लॉक बी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ब्लॉक ए की वेलोसिटी जीरो कर इंक्रीज कर रही है। लेकिन आप देख रहे हो कि F2 हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, F1 भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो जब आप इसको यहाँ मान लो यहाँ लेके गया है ब्लॉक, मान लो ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुंचा, और ये ब्लॉक यहाँ पहुंचा है, तो इधर फोर्स क्या लग रहा है, F2, इधर फोर्स क्या लग रहा है, F1। आप ये देखो, मान लो इस स्प्रिंग में x का एक्सटेंशन हुआ तो x प्लस एल, ये टोटल लेंथ होगी इसकी। तो जब x का एक्सटेंशन हुआ तो इधर फोर्स भी तो लग रहा होगा ना, kx, और इसको भी फोर्स इधर लग रहा होगा kx। ये फोर्स क्या करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो आगे मान लो, इसको वेलोसिटी मान लो v1 आ चुकी होगी, इसको वेलोसिटी मान लेते हैं v2 आ चुकी होगी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स भी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, F1 F2 तो कांस्टेंट ही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि F1 इक्वल टू के एक्स होगा या F2 इक्वल टू के एक्स होगा, तब वेलोसिटी क्या होगी दोनों ब्लॉक की, मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब वो मूव कर रहा होता है तब की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जैसे इसके बाद ये आगे जाएगा, जैसे इसके बाद ये आगे जाएगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा ना दोनों ब्लॉक का, क्योंकि एक्सटेंशन होगा। तो मान लो यहाँ कहीं जाके ब्लॉक दोनों स्टॉप कर जाते हैं। तो इधर F1 है, इधर F2 है। तो अब मान लो इसमें एक्सटेंशन जो एक्स नॉट का हुआ, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई यहाँ, एक्स नॉट प्लस एल हो जाएगी। तो ये एक्स नॉट क्या है, यहाँ मैक्सिमम एक्सटेंशन है, एक्स नॉट क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ठीक है। ये देख लो पहले।
अच्छा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनली इसकी 0, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये बात समझ में आई सबको यहाँ तक? यस सर। लिख लिया? अब यहाँ देखो, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितना चला? ये ब्लॉक मान लेते हैं x1 चला, है ना, और ये ब्लॉक कितना चला? यानी ये ब्लॉक x2 चला, है ना। तो हमें मालूम है कि इस फोर्स बी ब्लॉक पर जो फोर्स है वो F2 है, और इस, है ना, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का x2 है, या कितना है x1 है ए पर, है ना। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट कितना है x1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमें मालूम है कि वर्क डन बाय F1, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ 0 ही है, क्योंकि इनिशियल भी 0 था, फाइनल भी 0 आ रहा है। वर्क डन बाय F1 क्या लिखोगे आप? F1 इंटू x1 ना। वर्क डन बाय F2 क्या लिखोगे? F2 इंटू x2 ना। और इसको क्या लिखोगे? WS, मतलब इसको माइनस DU लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 0। यानी F1 x1 प्लस F2 x2 माइनस DU, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, और ये इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा ये F1 x1 प्लस F2 x2 और माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ जो x0 है वो क्या है? वो x1 प्लस x2 तो है, यानी फाइनल स्प्रिंग एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, इनिशियल तो 0 था, इक्वल टू 0। और हमें मालूम है कि F1 इक्वल टू F2 है, तो यहाँ से F1 को बाहर ले लो, तो x1 प्लस x2, और ये इक्वल टू क्या हो गया? हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखोगे यहाँ हमारे पास में क्या आ गया? F1 की वैल्यू क्या है? mf बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू k बाई 2 x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2mf बाई k कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आंसर है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी ऊपर क्वेश्चन लेता हूँ।
क्योंकि ये कितना है देखो, ये x2 है। लिख लिया? यस सर। हम जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं सही, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं। ये आप लोग करिए। इस पर फोर्स इधर है, मान लेते हैं 10 न्यूटन है। इसका मास मैंने मान लिया कि 3 kg है। इसका मास मान लिया 2 kg है। और इसको इधर जो फोर्स लग रहा है ये मान लेते हैं 5 न्यूटन है। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मैंने मान लिया 15 न्यूटन पर मीटर है। तो अभी ये नेचुरल लेंथ पर है, तो फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। करिए इसको।
कर लिया? यस सर। वेरी गुड यार। बताऊं क्या? बाकी लोगों के लिए बताऊं क्या, कैसे करना है? देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पूरे सिस्टम को देखो आप अभी। यहाँ सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स किधर है? इधर की साइड में। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 10 - 5 ना, और इक्वल टू टोटल मास कितना है? 5 इंटू ACM ना। तो ACM हमारे पास कितना आ गया? यानी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया। अब अगर 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया तो मैं यहाँ जा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जब आप जाओगे, हाँ आंसर तो पता नहीं, तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा? इसको देखो, शूडो फोर्स कितना लगेगा इधर? भाई 5 न्यूटन तो है ही। शूडो फोर्स कितना लगेगा? 1 इंटू 2 ना, ये न्यूटन है। उसी तरह इसको शूडो फोर्स तो इधर ही लगेगा। कितना लगेगा? 3 इंटू 1 न्यूटन ना, और ये तो 10 न्यूटन है। यानी इस पर जो नेट फोर्स इधर मिल रहा हो मैंने मान लिया F1 है, और इसको नेट फोर्स इधर जो मिल रहा हो मैंने मान लिया F2 है। यानी F2 इक्वल टू कितना होगा? 5 + 2 यानी 7 न्यूटन। इसका देखो कितना आ रहा है? 10 - 3, तो ये भी देखो 7 न्यूटन ही आ रहा है। आना ही था, 7 न्यूटन आ गया। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो मान लो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास बात कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक मान लो यहाँ जाके रुकता है। तो कितना चला मान लो ये x2, ये ब्लॉक मान लो यहाँ जाकर रुकता है। इसकी भी वेलोसिटी 0, इस पर F1 फोर्स है ही, इस पर फोर्स F2 है ही, इसकी वेलोसिटी 0। इनिशियली इसका 0 था, इनिशियली इसका 0 था, और ये मान लो हुआ हमारे पास में x1। तो वर्क एनी थ्योरम लगाएंगे तो कितना वर्क होगा? देखो F2 इंटू x2 प्लस F1 इंटू x1 और माइनस, है ना, हाफ के, वही इक्वेशन लगा दी जो पहले थी, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वल ही है। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? देखो ये आ गया 7, है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू k/2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया? 14 इक्वल टू k, है ना, ये हो गया x1 प्लस x2। तो हमारे पास आ गया 14/50। तो यही आ गया x मैक्स। तो वो सही आ रहा था 0.28। क्लियर है भाई सबको? 0.28 यस। मीटर ऐसे करना है, कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। लिख लो इसको।
तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब वैसे तो ये बता चुका था मैं, फिर भी हम लोग करेंगे तो शिफ्टिंग या शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुम्हारे पास में क्या है, सिंस RCM वेक्टर इक्वल टू क्या हमारे पास में M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा RCM वेक्टर इक्वल टू जाएगा M1 डेल्टा R1 M2 डेल्टा R2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस ऑन, है ना। इसी तरह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा XCM इक्वल टू होगा M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस ऑन। फिर डेल्टा YCM इक्वल टू M1 डेल्टा Y1 प्लस M2 डेल्टा Y2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस ऑन। उसी तरह डेल्टा ZCM इक्वल टू होगा M1 डेल्टा Z1 प्लस M2 डेल्टा Z2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास में है, लिख लो पहले इसको। लिख लिया? Yes, sir. जैसे हमारे जैसे एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ मैं आपको, तो श्योर क्लियर होगा। एक एग्जांपल है कि मान लो ये ग्राउंड जो कि आई से मान लो ये, और ये प्लेटफॉर्म है ना, और एक आदमी मान लो यहाँ खड़ा हुआ है। इसका मास m इक्वल टू 10 kg है और इसका मास m इक्वल टू मान लेते हैं 20 kg है, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो मैंने मान लिया कि 5 मीटर है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हमें यहाँ बताना है प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब मैन A
जो मतलब जो मैन है वो ए मतलब लेफ्ट सॉरी राइट जो एंड है यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, किस पर, प्लेटफॉर्म पे। तो फाइंड द displacement of platform when man moves from end A to end B on platform। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म यानी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, वैसे तो मैं पहले ही बता चुका था इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं थे हमने। तो अब ये ए टू बी जा रहा है, तो आप देखो कि इसके रेस्पेक्ट में कितना जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है किसके, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में, है ना। तो क्या होगा यहाँ देखो, ये क्वेश्चन बता देता हूँ पहले मैं, फिर अभी एक क्वेश्चन और लूंगा। तो ये आदमी यहाँ पहुंचा मान लो, ये एंड बी है, ये एंड है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो x, यानी ये क्या है, डेल्टा एक्स पी इक्वल टू एक्स है, और डेल्टा एक्स मेन विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितना है, -5 है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट गया ना वो। ठीक, आप देखो कि इस सिस्टम पर अगर यहाँ से यहाँ आया भी, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है क्या, नहीं है। अगर होगा भी तो वो तो इंटरनल फोर्स है कि इसके मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में। तो सेंटर मास की जो पोजीशन है यानी डेल्टा एक्सीएम वो तो 0 ही है। ये बात पॉइंट क्लियर हुआ, डेल्टा एक्सीएम कितना है यहाँ, 0 ही है। तुम्हारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा एक्सीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे एम एम डेल्टा एक्सएम प्लस कैपिटल एम डेल्टा एक्सपी डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम, ये हम लोग लिखेंगे। लिख लीजिए इसको पहले। लिख लिया, हो गया सर, लिख हाँ दिया। सर हो गया। अब यहाँ देखो आप, डेल्टा एक्सएम तो 0 ही है और डेल्टा एक्स पी अपने को दे रखा है, हमें डेल्टा एक्सएम चाहिए, तो कैसे करेंगे, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। और जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और सिस्टम का सेंटर मास इनिशियली अगर रेस्ट पर है, तो बोला था ना वो रेस्ट पर ही रहेगा, तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ मास, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, डेल्टा एक्स एम पी इक्वल टू डेल्टा एक्स एम माइनस डेल्टा एक्स पी। तो डेल्टा एक्स एम क्या है, -5 डेल्टा एक्स एम, और ये कितना है, एक्स है राइट साइड में, तो हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स एम इक्वल टू एक्स माइनस 5, रख दो फॉर्मूले में। तो क्या हो गया, 0 इक्वल टू एम, और ये क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 5 प्लस
कैपिटल M x डिवाइड बाई M प्लस कैपिटल M। तो कितना आ गया हमारे पास में, तो 0 इक्वल टू आ गया एम एक्स माइनस 5m प्लस m इंटू एक्स। तो x आ गया हमारे पास में 5m बाई m प्लस कैपिटल M। कितना कितना मास था इसका, मैन का मास कितना था? 10 kg था सर। 10 kg था। तो 5 इंटू 10 डिवाइड बाई, और इसका प्लेटफॉर्म का 20। यस सर। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, देखो 5/3 आ गया मीटर में। यही आंसर है। समझ में आया कैसे करना है? एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपको देता हूँ करने के लिए, लिख लीजिए। हो गया लिख के सर। सबने लिख लिया? यस सर। हो गया सर लिख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक आदमी है ए, इसका मास है 50 kg। यहाँ दूसरा है इस एंड पर बी, इसका मास 60 kg और ये 10 मीटर है। और प्लेटफॉर्म का मास है 40 kg। ठीक है, ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। Their position, then find the displacement of platform। करिए, ये आइस है ना, ऐसे समझो स्मूथ सरफेस है।
देखता हूँ मैं भी। बाकी लोगों ने किया? अच्छा, दो लोगों का सेम आ रहा है। उनको 10/11 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। देखो कैसे करेंगे। ये दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ए यहाँ पहुंच गया और बी यहाँ पहुंच गया। मैंने मान लिया प्लेटफॉर्म इधर डिस्प्लेस हुआ एक्स, यानी डेल्टा एक्स पी हमारे पास में एक्स है। डेल्टा एक्स ए पी ये कितना है? -10। डेल्टा एक्स बी पी ये कितना है? +10 है कि नहीं? क्योंकि है ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से पहले हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा एक्स सी, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सबका डिस्प्लेसमेंट देखना है। ये डेल्टा एक्स पी माइनस डेल्टा एक्स पी, तो डेल्टा एक्स ए तो अपने को चाहिए, तो डेल्टा एक्स ए माइनस ये हो जाएगा एक्स, और ये डेल्टा एक्स बी ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स। तो डेल्टा एक्स ए इक्वल टू आ गया एक्स -10, डेल्टा एक्स बी इक्वल टू आ गया एक्स +10। फॉर्मूले में रख देंगे। तुम्हारे पास क्या है? डेल्टा एक्स एम इक्वल टू है ना एम ए डेल्टा एक्स ए प्लस एम बी डेल्टा एक्स पी प्लस एम पी डेल्टा एक्स पी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी प्लस एम पी। तो ये तो जीरो ही है, जीरो इक्वल टू एम ए कितना है? 50 इंटू एक्स -10 प्लस ये कितना है? 60, तो हो गया एक्स +10 प्लस ये कितना है? 40 इंटू एक्स डिवाइड बाई कितना रहा है? तो 150। तो यहाँ ऊपर से भी 10 से डिवाइड कर देंगे, 150 तो चला गया, तो हो जाएगा 5x -50 प्लस 6x प्लस 60 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया मिला के देखो, -15x इक्वल टू 10। तो आंसर ये आना चाहिए -2/3, मतलब मैग्नीट्यूड में 2/3। माइनस आने का मतलब क्या हुआ? ये हमने माना किधर है? इधर कि राइट में गया है, राइट में नहीं है, दरअसल लेफ्ट में गया है। कितने से? 2/3 से। यही आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है, मेरे ख्याल से क्लियर है। और क्या, अब इसमें क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 5 पर आइए आप लोग। ये भी करो, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5 दोनों करो।
Or any question? Yes, sir.
हो गया? सर दूसरा चल रहा है। हम्म, सर आप प्रॉब्लम 5 करके बताइए ना। प्रॉब्लम 5 ना? यस सर। क्या हो रहा है दरअसल इसमें, देखो। ब्लॉक ऑफ मास दिया हुआ है, प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ वेज ऑफ बेस लेंथ दिया हुआ है इसका। ये ग्राउंड है, और ये ब्लॉक है यहाँ, और ये लेंथ एल है। इसका मास 4m है, और इसका 20m है। इसने कहा फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेज बी टिल द ब्लॉक ए रीचेज एट लोवेस्ट एंड ऑफ द वेज। सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, तो सिंपल सी बात है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहाँ क्या होगा दरअसल, तो जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि इसका वेज का। तो वेज कितना डिस्प्लेस हुआ, देखो ये डिस्प्लेस हुआ ना, तो मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्प्लेस हुआ, यानी डब्लू डेल्टा एक्स डब्लू एक्स है। लेकिन आप यहाँ देखो, जो वेज जो ब्लॉक है इसके रेस्पेक्ट में तो एक्स चला है ना, सॉरी एल चला है ना इसके रेस्पेक्ट में, तो ये इधर की तरफ, यानी डेल्टा एक्स ए बी, ये तो माइनस एल हुआ ना अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये लॉजिक समझ मारा पहले तो। यस सर। बस आ गया, क्या चाहिए। तो डेल्टा एक्स, ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा एक्स बी है ना, तो डेल्टा एक्स ए बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ए माइनस डेल्टा एक्स बी, तो हो जाएगा माइनस एल इक्वल टू डेल्टा एक्स ए माइनस एक्स, यानी डेल्टा एक्स ए इक्वल टू आ गया एक्स माइनस एल। अब यहाँ भी देखो, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आगे बात सुनो, वर्टिकल में तो है तभी तो ब्लॉक नीचे आया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, अगर मान लो वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 है, तो इसका मतलब इनिशियली अगर सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बाद में भी बनी रहेगी। इसका मतलब है कि सिस्टम का सेंटर मास मालूम है, सिस्टम का सेंटर मास ऐसे वर्टिकली नीचे आ रहा है, सिस्टम का सेंटर मास ऐसे वर्टिकली नीचे आ रहा है।
हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तभी तो देखो ना, जब ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है तो वेस्ट किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो डेल्टा एक्स एम इक्वल टू एम ए डेल्टा एक्स ए प्लस एम बी डेल्टा एक्स बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। तो ये तो हमारे पास में आ गया 0 इक्वल टू एम ए कितना है 4m, और ये हो जाएगा x माइनस एल प्लस एम बी कितना है 20m, ये कितना हो गया x डिवाइडेड बाई 24 कैपिटल एम, कैरियर तो हट जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना हो गया 24, यानी x की वैल्यू आ गई है L/6। ये आंसर है। समझ में आया? यस सर, आगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल 9 पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ा देता हूँ, फिर चलेंगे, है ना, इसको बाद में करेंगे। पहले नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लिख लिया है? सर लिख रहे हैं। देखो ना, अलोंग द एक्स एक्सिस, देखो ना अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ था ना, तो अलोंग द एक्सिस कितना चला, इतना है तो चला, क्योंकि ब्लॉक यहाँ था ना पहले, तो अलोंग द एक्स एक्सिस कितना चला, तो बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में तो एल ही चला ना। हो गया सर। नेक्स्ट हमारे पास में इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, पहले ये समझ लेते हैं। तो पहले नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस का ले लेते हैं। नॉन इम्पल्सिव फोर्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जब क्रिकेट की बॉल जब बैट पर आती है तो वो टकराती है तो अपनी डायरेक्शन तुरंत चेंज कर लेती है, तो वहां जो फोर्स आया, यानी वो फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल, तो वो कौन सा फोर्स हुआ, इम्पल्सिव हुआ। तो इम्पल्सिव फोर्स वो है जो सडनली क्या करे, वेलोसिटी चेंज कर दे स्पॉन्टेनियसली, है ना, यानी जिसको बोले जर्क, जर्क के साथ में, है ना, उसकी वेलोसिटी यानी जर्क के साथ में जब फोर्स लगेगा तो उसको बोलते हैं नॉन इम्पल्सिव। तो ये लिख सकते हो आपकी, सॉरी, वो इम्पल्सिव फोर्स है। नॉन इम्पल्सिव जैसे स्प्रिंग फोर्स हुआ, है ना, mg हुआ, ये नॉन इम्पल्सिव है, ये इमीडिएटली क्या करते हैं, इमीडिएटली वेलोसिटी नहीं लाते हैं। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली वेलोसिटी जाएगी, जैसे आपने बॉल को ड्रॉप किया मान लो किसी एज हाइट से, तो वहाँ इमीडिएटली वेलोसिटी नहीं आती है, तो यानी वो नॉन इम्पल्सिव है। उसी तरह स्प्रिंग फोर्स का के फोर्स का भी हम लोग देख चुके हैं, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या इमीडिएटली वेलोसिटी नहीं लाता है, इसका मतलब वो भी नॉन इम्पल्सिव है ना। तो लिखवा देता हूँ, नॉन इम्पल्सिव फोर्स suddenly this force does not the velocity of an object, of an object, है ना। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास में, एक मिनट, does not change the velocity of an object, एग्जांपल है जैसे स्प्रिंग फोर्स, है ना, वेट
ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसका तो इतना समझना है। मेन है इम्पल्सिव का, क्योंकि जो इम्पल्सिव है तो अगर नॉन इम्पल्सिव है ना, यानी अगर कोई इम्पल्सिव है तो उसका ज्यादा मतलब है यहाँ, क्योंकि उसी से है ना। वैसे तो नॉन इम्पल्सिव का भी है, इम्पल्सिव का, दोनों का ही है, लेकिन इसमें समझना जरूरी है इम्पल्सिव में। इम्पल्सिव फोर्स, a large force acts on an object in short time interval. Large force acts on an object in short time interval. ठीक है। It can change the velocity of an object can change the velocity of an object just after acting on the object. Okay. तो अब इसमें क्या है कि जैसे नॉर्मल है ना, तो ये दरअसल इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल में जैसे अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स are case dependent. Impulsive forces are case dependent, means they may or may not be impulsive. लेकिन स्प्रिंग फोर्स और वेट ये तो नॉन इम्पल्सिव ही है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आर केस डिपेंडेंट, मींस दे मे और मे नॉट बी है ना, लिख लो आप लोग, नॉट बी, मे नॉट बी इम्पल्सिव, यानी इम्पल्सिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल लेता हूं तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नहीं, कितना भी हाई हो, स्प्रिंग फोर्स कभी भी नॉन इम्पल्स, कभी भी इम्पल्सिव नहीं होगा। Normal force, tension force, friction force are case dependent, means they may or may not be impulsive.
On an object. लिख लिया? जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले नॉर्मल फोर्स को देखते हैं। लिखिए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करें, देखो ये किस किस केस में इम्पल्सिव और किस केस में नहीं है। तो पहला केस जैसे लेता हूँ, मान लो जैसे कि ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, मान लो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये रेस्ट पर है और ये मान लो किसी वेलोसिटी से आ रहा है। तो आप देखोगे जैसे टकराएगा, ये स्मूथ सरफेस मान लेते हैं हम लोग, फिर उससे कोई मतलब है नहीं अभी अपने को, लेकिन चलो मान लेते हैं। तो टकराएगा तो इनके बीच में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। उसकी वजह से आप देखो रेस्ट पर है तो इसको तुरंत वेलोसिटी मिल जाएगी इधर, है ना, और इसकी वेलोसिटी मान लो v है रह जाती है। तो यहाँ जो नॉर्मल आया है ना NAB, वो दरअसल इम्पल्सिव है, लेकिन ग्राउंड से भी इसको फोर्स लग रहा है, वो भी तो नॉर्मली होगा। तो ग्राउंड से जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं NA है, ग्राउंड से इसको जो फोर्स लग रहा है वो NB है। तो आप देख रहे हो कि NAB जो फोर्स है ना, तभी तो B की वेलोसिटी चेंज हुई है ना। इसका मतलब क्या है, ये इम्पल्सिव फोर्स है। लेकिन NA और NB ये नॉन इम्पल्सिव है इस केस में, यानी केस डिपेंडेंट हो गया ना, तो नॉन इम्पल्सिव है। आप तो इतना याद रखो, झटका जहां लगेगा, जर्क जहां भी होगा, वहां जो फोर्स डेवलप होगा वो इम्पल्सिव है। ठीक है, तो NA और NB नॉन इम्पल्सिव है इस केस में, लिख लो।
लिख लिया? यस सर। दूसरा है है ना, मान लो ये बॉल आ रही थी, ये ए बॉल है और ये बी बॉल है, इनके बीच में कॉलिजन हुआ, ये रेस्ट पर ही था बॉल, तो यहाँ क्या होगा दरअसल, यहाँ जो नॉर्मल होगा ना एन ए बी, और यहाँ जो नॉर्मल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इसको एन ए बी इधर लग रहा होगा, ये क्या है, इम्पल्सिव है ना, और यहाँ जो इसको नॉर्मल लग रहा होगा एन बी, सॉरी क्योंकि ये है ना, तो एन ए, और यहाँ इसको जो नॉर्मल लग रहा होगा एन बी। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है दरअसल, एन ए जो है ना वो नॉन इम्पल्सिव है, लेकिन एन ए बी और एन बी ये इम्पल्सिव है। ये क्या है, इम्पल्सिव है। लिख लो इसको। अब ये एन एन बी इम्पल्सिव क्यों है, क्योंकि एन ए बी का जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो इसको क्या कर रहा है, एक तरह से जर्क देगा नीचे की तरफ, तो वहां जो नॉर्मल है ना वो एन बी क्या बन जाएगा, इम्पल्सिव बन जाएगा। ये बना लिया। आप देखो यहाँ एन ए बी इम्पल्सिव है, एन ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो भी इम्पल्सिव होगा कि नहीं होगा, तो इसको ऐसे नीचे पुश करना चाहेगा जर के साथ में, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव होगा। रिवर्सन में ये नहीं मास से सेम नहीं, सेम मास से सेम होगा, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि एन ए जो है वो इम्पल्स नॉन मतलब इम्पल्सिव हो गया, नहीं, क्योंकि इसमें एन ए भी इम्पल्सिव है तो ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा ना, झटका ऊपर की तरफ देगा ना, एन ए थोड़ी है, एन ए नॉन इम्पल्सिव है, यहाँ जो एन ए बी है वो इम्पल्सिव है। जर्क वाली बात है, मैंने क्या कहा, जर्क जहां भी होगा, जहाँ झटके से फोर्स लगेगा, है ना, जैसे आप ऐसे समझो सिंपल कि आप अपने हैंड को टेबल पर रखकर उसको प्रेस करिए, बस सिर्फ प्रेस करिए, ये नॉन इम्पल्सिव है, लेकिन आप उसी हैंड से आप टेबल को जोर से मारिए नीचे, आपको एक
क्या लगेगा आपको? झटका लगेगा ऊपर की तरफ। तो वो जो नॉर्मल है, अब जो आपने ऊपर से टेबल पे मारा हाथ से, वहां जो नॉर्मल आएगा वो इम्पल्स वे है। मेरे ख्याल से इतना ही एग्जांपल ठीक है समझने के लिए। तो नॉर्मल को लेकर नेक्स्ट हमारे पास में सडनली फोर्स लार्ज क्वांटिटी में लगता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है। हैं? So in force impulse, the force should increase in a small interval of time and not decrease. हाँ मतलब एक झटका सा लगना चाहिए उसको। बात करेंगे अभी इम्पल्स के बारे में भी। उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस इम्पल्स बोलते हैं, क्योंकि इम्पल्स भी दो तरह का है, इंस्टेंटेनियस है ना, और एक टाइम इंटरवल में होगा। तो इंस्टेंटेनियस की जब बात करेंगे तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, उस इंस्टेंट पर इम्पल्स की बात करेंगे। तो जब शॉर्ट टाइम इंटरवल की बात करते हैं तब जो फोर्स आएगा वो इम्पल्सिव फोर्स है। तो इम्पल्स भी दो तरह से बात करेंगे। एक इम्पल्स होगा इंस्टेंटेनियस, यानी जैसे जैसे बॉल बैट पर आता है तो उस इंस्टेंट पर जो इम्पल्स है वो इंस्टेंटेनियस इम्पल्स है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास में टेंशन फोर्स। तो इसमें भी ऐसा है, देखो मान लो ये बॉल है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है भी। अगर ये बॉल ऐसे आके टकराती है, कोई बॉल है मान लो, अगर ऐसे आके टकराती है तो ये पहला केस हो गया। बॉल अगर ऐसे आके टकराती है, ये दूसरा केस हो गया। बॉल अगर ऐसे जाके टकराती है, तो ये तीसरा केस हो गया। तो आप केस के देखोगे कि केस वन में मालूम है, क्योंकि जब ये टकराएगा तो इसको नॉर्मल ऐसे लगेगा और इसको नॉर्मल इधर लगेगा। तो ये जो नॉर्मल आएगा यहाँ, इस नॉर्मल का ये वर्टिकल कंपोनेंट इसको नीचे पुश करेगा। इसका मतलब उस केस में जब ये टेंशन होगा तो ये इम्पल्स ही होगा। तो फॉर केस वन, टेंशन फोर्स in a string will be impulsive. लेकिन केस 2 and केस 3, for case 2 and case 3, tension force in a string will not be impulsive. ठीक है।
लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स। तो इस केस में जैसे मान लो जैसे कि ये पहले वाला केस लेता हूँ, ब्लॉक वाला, तो मैं तो मान लो v स्पीड से आ रहा है, ये 1 है और ये 2 है। ये मान लो रफ सरफेस है, इनके बीच में कॉलिजन हुआ। तो यहाँ नॉर्मल है ना, n12, और इसको भी n12, और यहाँ इसको n1 लग रहा है, यहाँ इसको n2 लग रहा है। तो n12 तो इम्पल्सिव फोर्स, n1 n2 क्या नॉन इम्पल्सिव है। यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा ना, यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो क्या है, नॉन इम्पल्सिव है। क्यों? क्योंकि n1 n2 और f, क्योंकि n1 n2 नॉन इम्पल्सिव है, और फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा फिर, यहाँ नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन आता है किसकी वजह से, नॉर्मल की वजह से। लेकिन अगर ये वाला एग्जांपल की हम बात करें, अगर इस वाले एग्जांपल की हम बात करें, तो इसको ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ n12 है और ये भी n12 है। तो आप देखोगे कि यहाँ n1 है और यहाँ n2 है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा ना वो नॉन इम्पल्सिव है, लेकिन यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा दरअसल वो इम्पल्सिव है। यानी F1 N1 ये नॉन इम्पल्सिव है,
लेकिन N12, N2 और F2 ये इम्पल्सिव है, क्योंकि N2 इम्पल्सिव है इसलिए F2 भी इम्पल्सिव है। तो ये एग्जांपल्स है इस तरह के, और आगे वैसे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। लिख लिया? हाँ सर। चलो आज इतना ही करेंगे। आप इसका होमवर्क कर लो, पार्ट 2 भी कर लो इसका, पार्ट 1 पार्ट 2 ABCD है ना। इसमें नेक्स्ट टाइम इम्पल्स होने के बाद में कॉलिजन, पी वेरिएबल मास, ज्यादा कुछ बचा नहीं अब इसमें, हो जाएगा। चलिए फिर, ओके बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर।